तो भाई साहब समझ में आ गया पूरा सेल्फ एनर्जी, पूरा पोटेंशियल पोटेंशियल सब आ गया। नए पार्ट पे चलते हैं, सेकंड लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा स्टार्टिंग में बताया था। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर। तो सबसे पहले बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है मेरे भाई, ध्यान दे। यार एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी मैग्नीट्यूड सेम पर पोलैरिटी अपोजिट, एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। स्मॉल डिस्टेंस मतलब सपोज एंगस्ट्रॉम में टाइप्स, मतलब ये सब एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। यानी दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया? प्लस क्यू है माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। 2a बोल दो या d बोल दो, एक ही बात है। 2a बोल दो या d बोल दो। मैं 2a इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डेरिवेशन कराऊंगा, बोर्ड्स में आते हैं वैसे, तो वो मैं डी लूंगा। तुम्हारा 12th भी बोर्ड्स भी देना है तो बोर्ड्स का डेरिवेशन में करवा दूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम में आ जाता 3 मार्क्स में, ठीक है। तो डी बोल दो, डी क्या हो गया? 2a। सेंटर से डिस्टेंस लेनी होती है इसलिए मैं 2a से बात करता हूँ। बेटा पढ़ लेना यार, इधर ध्यान दे ले, ठीक है। इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू डी, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। या ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे डी को मैंने 2a बोला है तो Q इंटू 2a। बात समझ में आया क्या? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शायद पिछले साल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आई थिंक ये कितना था? Q इंटू डी। सबसे बढ़िया बात, ठीक है, इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट, वो कितना होगा? कूलम्ब सेंटीमीटर। ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। क्या बोलते हैं? इसका डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। आगे बात समझ में? तो डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है लड़की? ध्यान दे इधर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो बेसिकली डाइपोल को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका और होता है एक एरो से। तो भाई साहब जैसे ये एक हो गया डाइपोल, ठीक है, ये डाइपोल हो गया और मैंने लिख दिया P, यानी ये इधर माइनस होगा, उधर की, अरे उल्टा बना दिया ना इधर, सॉरी। हाँ, ये डाइपोल है, यहाँ पे माइनस से प्लस होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे P से। आगे बात समझ में? तो डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। एरो किधर होता है? P वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी माइनस से प्लस की डायरेक्शन में। यानी ये जो एरो बना हुआ है डाइपोल है, ये जो एरो बना हुआ है ये डाइपोल है। पूछ में माइनस होगा, प्लस पे सब पे प्लस होगा। बात समझ में आ गया? वैल्यू P कितना होता है? Q इंटू डी या Q इंटू 2 है। नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए, द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। 3 केसेस पढ़ेंगे, एक एक्सियल लाइन, दूसरी इक्वेटोरियल लाइन, तीसरा जनरल पॉइंट। सुनो, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, मैंने बोला है, ध्यान से समझना, ठीक है। सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस, और ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन कौन सी लाइन है? जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। तो एक्सियल लाइन पर सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई जनरल पॉइंट है P। मुझे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? k q बाय r स्क्वायर, मुझे पता है, बस काम खत्म। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड जा रहा होता है रेडियली, और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्ड आ रहा होता है रेडियली। बात समझ में आती है? ठीक है। अगर बात समझ में आती है तो ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा E प्लस, हाँ या ना? हाँ या ना? ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E माइनस। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से E प्लस, नेगेटिव की वजह से E माइनस। तो E प्लस कितना होने वाला है? ध्यान दीजिए, E प्लस होने वाला है KQ अपॉन, एक बात बताओ, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? R। ये सेंटर था तो ये कितना हुआ? A। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? R माइनस A। कितना बचा? R माइनस A। तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव से कितने डिस्टेंस पर है? ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक ये A हो गया, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? R, और ये A। तो A प्लस R कितना हो जाएगा? R प्लस A का होल स्क्वायर। तो उसकी वजह से होगा K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कौन सा बड़ा है वैभव? कौन सा बड़ा है, जल्दी बता। नेगेटिव कैसे वो बड़ा है? शाबाश, मैथ्स का स्टूडेंट है तू।
और इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ई प्लस बड़ा है। भाई मेरे ध्यान दे, ई प्लस का डायरेक्शन किधर है, उधर की तरफ, तो जो रिजल्टेंट आएगा ऑब्वियसली बात है बड़ा वाला डोमिनेट करेगा तो उधर की तरफ आएगा, और वाला जो डायरेक्शन है माइनस से प्लस किसके अलोंग है, पी वेक्टर के अलोंग, किसके अलोंग है, पी वेक्टर के अलोंग, बाद में बात कर लेंगे। तो यहां से जो ई नेट आ रहा है, यहां से जो ई नेट आएगा वो होगा ई प्लस माइनस ऑफ ई माइनस, पक्की बात है, कितना आ रहा है, ई प्लस माइनस ऑफ ई माइनस, यानी ये हो गया बेटा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैंने एलसीएम ले लिया, यहां बचा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस ए का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, होल स्क्वायर खोल देता हूं, तो यहां पे हो गया के क्यू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2 RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा के क्यू 2 RA कितना हो जाएगा 4 RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहां तक मेरा काम हुआ। यहां पे डाइपोल वाले केसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस ली जाती है कि जो आर है वो ए से बहुत बड़ा होता है, जो आर है वो ए से बहुत बड़ा होता है, यानी इफ आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, अगर जो आर है वो ए से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आर बहुत बड़ा है, ए उसके मुकाबले बहुत छोटा है, तो बहुत बड़े में से बहुत छोटा माइनस हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो नीचे इस ए स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, बट ऊपर वाले को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता ए को, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी से बहुत छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। आगे बात समझ में आया ना, तो बेसिकली यहां पर ठीक है, यहां पर जो ई नेट आ गया वो हो जाएगा के क्यू 4 RA, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को नेगलेक्ट किया मैंने, तो जो आर स्क्वायर का पावर स्क्वायर है कितना बचा, आर की पावर 4, ए को मैंने 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा आर क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहां से जो ई नेट के 4 को मैंने एक 2 को आगे लिख दिया और Q इंटू 2A को पीछे लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, Q इंटू 2A कितना हो जाएगा, P डायपोल मोमेंट, तो यानी यहां से जो E नेट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस के P, ट्वाइस के Q इंटू 2A P हो जाएगा बाय आर क्यूब, यानी जो मैग्नीट्यूड हो गया वो तो कितना हो गया, ट्वाइस के P बाय आर क्यूब। आगे बात समझ में, वेक्टर फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला था, ई प्लस बड़ा था, ध्यान दो क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने, ई प्लस बड़ा था, तो ई प्लस का डायरेक्शन उधर है, ई माइनस का डायरेक्शन इधर है, तो जो बड़ा होगा उसका डायरेक्शन डोमिनेट करेगा, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, उस डायरेक्शन में, ई प्लस का डायरेक्शन में, और ई प्लस का डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये डायरेक्शन किसका होगा, अरे पी वेक्टर का, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी तो माइनस से प्लस की तरफ ही होता है ना, तो डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, पी वेक्टर के अलोंग, यानी उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मैं बात कर लेता हूं, वो क्या हो जाएगा, पी कैप, क्या हो जाएगा, पी कैप। यानी अगर मैं यहां पर ई नेट वेक्टर की बात करूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूं पी कैप, डायरेक्शन को क्या बोल सकता हूं मैं, पी कैप, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं बालका, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, पी वेक्टर बोल सकता हूं। तो यानी यहां से जो ई नेट वेक्टर आएगा वो हो जाएगा ट्वाइस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब क्या है, आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, तो ये होगा एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस केपी वेक्टर बाय आर क्यूब, कितना होगा, ट्वाइस केपी वेक्टर बाय आर क्यूब। अगला एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, फॉर्मूला याद करेंगे फिर, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या है, इक्वेटोरियल लाइन जो है वो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, बीच का डिस्टेंस 2a है, सेंटर से एक
लाइन है जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है, सेंटर से r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हाँ या ना बेटा? ठीक है, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड जाता है रे बाबा, तो पॉजिटिव की वजह से ऐसे गया। नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर की तरफ आता है, इनवर्स आता है, तो नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इधर आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तो यहां पर ये हो गया E प्लस और यहां पर ये हो गया E माइनस, कोई दिक्कत? ठीक है, चिपकलियों पढ़ लो, टोरावस टोरावोरस और सोरावोरस, ध्यान दो इधर, ठीक है? ये R है और ये A है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी पाइथागोरस से रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये भी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन दिस स्क्वायर, के क्यू अपॉन दिस स्क्वायर। तो यानी अगर मैं ई प्लस बात कर लेता हूं तो हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना? और नेगेटिव की वजह से मैं बात कर लेता हूं तो वो भी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना? बेटा पढ़ लेना यार, अरे पढ़, माना तेरे पिताजी करोड़पति अरबपति आदमी है भाई, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। अभी वो इतना बड़ा बिजनेस है, कभी कोई तेरे पास है कि सर ये पैसा सैंक्शन कर दो, तो क्या ऐसे करके अंगूठा लगाएगा क्या? है अनपढ़ ही रहेगा क्या जिंदगी में? अब ये बोल, तू बोल सकता है भाई पेपर साइन करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल आना जरूरी थोड़ी है, नहीं आना जरूरी है ना? तो इतना पढ़ना भी जरूरी नहीं था, अंगूठा लगा लेता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड है अंगूठा, समझा रे? पढ़ ले इधर, तो समझ में आया इतना? ठीक है, अब देखिए इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूं, इस एंगल को क्या बोलता हूं मैं, थीटा। ये थीटा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। बात समझ में आया क्या? ठीक है, यहां पर यहां और यहां मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है? हाँ, ये थीटा है, ये थीटा, ये थीटा है, ये थीटा, कोई दिक्कत? ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये थीटा, कोई प्रॉब्लम? इस E प्लस का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस साइन थीटा, हाँ या ना? ये E माइनस इधर है, इस E माइनस का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस कॉस थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस साइन थीटा, ठीक है? E प्लस और E माइनस का वैल्यू बराबर है, वो देखो वो दिख रहा, तो ये दो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, साइन थीटा साथ में है, तो E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा बराबर हो गए। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किधर की तरफ आ रहा है, उधर की तरफ। कितना वैल्यू आ रहा है, E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। यानी अगर मैं बात करूं जो E नेट आएगा, E नेट आएगा वो आएगा E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से E नेट का मैं बात करूंगा तो हो जाएगा ट्वाइस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ भाई देखिए बेटा, समझिए बेटा, आपको समझ में आ रहा है बच्चों लोग? ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा, ठीक है? अब देखिए cos थीटा का वैल्यू रख देता हूं, तुम दोनों बच्चे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए, ये हो गया ई नेट ट्वाइस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है बेटा? cos थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो जाएगा आपका a, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत नहीं? तो यहां से जो ई नेट आ गया, टोरावोरस सोरावोरस तुम फंस रही हो अब, के क्यू इंटू 2a पावर 1 पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, कोई दिक्कत?
नहीं, स्क्वायर डाल दिया मैंने। वापस से वही कंडीशन, जो आर है वो ए से बहुत बड़ा है, जो आर है वो ए से बहुत बड़ा है, यानी मैं बात कर लू यहां पर, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो नीचे मैं ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो यहां से ई नेट आ गया, वो आ जाएगा के पी, क्यू इंटू टू ए को मैं पी लिख सकता हूं, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए जीरो हो गया तो ये हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब। बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अगर आपको यहां पर डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन किधर आ रहा है? उधर की तरफ, इधर प्लस है उधर माइनस है, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन किधर आ रहा है? प्लस से माइनस, प्लस से, अरे बेटा प्लस इधर है माइनस उधर, डायरेक्शन उधर गया ना, प्लस से माइनस। डाइपोल किधर होता है? तो डाइपोल का डायरेक्शन तो, डाइपोल का डायरेक्शन तो इधर है, तो एक्सियल लाइन पर तो डाइपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल के अपोजिट होता है। यानी अगर इधर पी कैप होगा तो उधर माइनस पी कैप होगा, माइनस पी कैप हुआ तो यहां से ई नेट को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ के पी वैक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ केपी वेक्टर बाय आर क्यूब। तो याद रखना, सीधा सीधा अच्छे से याद रख लेना, एक्सियल लाइन पे एरो के अकॉर्डिंग, एक्सियल लाइन पर एरो के अलोंग, इक्वेटोरियल लाइन पर एरो के अपोजिट। समझ में आ गया? ठीक है, एडवांस का सवाल करेंगे, समझ में आएगा भी और अच्छे से। एक्सियल लाइन हो गया, इक्वेटोरियल लाइन हो गया, एक जनरल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। जनरल पॉइंट क्या है? देखिए एक डाइपोल है, माइनस से प्लस पी वेक्टर है, एक जनरल पॉइंट है, यानी एक सेंटर से आर डिस्टेंस है जो इस साइड से थीटा एंगल पर है। डाइपोल मोमेंट से उसका डायरेक्शन जो है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना है? थीटा एंगल पर है। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, डेरिवेशन में नहीं जा रहे, यूज है नहीं, कोर्स में है नहीं। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, ई आर जो रेडियल डायरेक्शन में होगा, ई थीटा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। आगे बात समझ में? ई आर जो उस पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन में होगा, ई थीटा जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर जो ई आर का वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ई आर का जो वैल्यू होने वाला है वो होने वाला है ट्वाइस के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। समझ में आ गया? ई आर का वैल्यू क्या होने वाला है? ट्वाइस के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, याद रखिए सीधा सीधा। और जो ई थीटा है उसका वैल्यू होने वाला है के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई साहब। ई आर और ई थीटा दोनों वैल्यूज याद रखनी है आपको, ट्वाइस केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब और केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। ठीक है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो ई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, हाँ या ना? कितना हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से भाई साहब केपी बाय आर क्यूब बाहर आ गया, ये हो गया केपी बाय आर क्यूब बाहर आ गया, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से जो ई नेट है वो हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो जाएगा? के पी बाय आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आगे के बात समझ में? वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे ध्यान दीजिए, ई आर ऐसा है, ई थीटा ऐसा है, इस डायरेक्शन में ई आर है ना बेटा, इस डायरेक्शन में ई थीटा है, ठीक है। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो ये जो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई नेट, कितना हो जाएगा? ई नेट, ये ई थीटा हो गया, ई आर वेक्टर प्लस ई थीटा वेक्टर निकाल रहा हूं, तो ई आर वेक्टर के हेड पे ई थीटा वेक्टर का टेबल लगा रखा, ट्रायंगल को कंप्लीट किया, ये हो जाएगा ई नेट, ठीक है। अगर ई नेट जो है वो ई आर से सपोज अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है?
अल्फा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो जाएगा ई थीटा अपॉन ई आर, कितना हो जाएगा ई थीटा अपॉन ई आर। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए tan अल्फा ई थीटा ये रहा केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब, केपी बाय आर क्यूब, केपी बाय आर क्यूब कॉमन, सॉरी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा साइन थीटा, ऊपर क्या बचा साइन थीटा, और नीचे की तरफ बचा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा tan थीटा बाय 2। तो यहां से एक अल्फा का रिलेशन आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। एंगल का हाफ नहीं है, ओवरऑल हाफ है, ध्यान से दीजिएगा इस बात पे। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज व्हाट tan थीटा बाय 2। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, दोनों मैग्नीट्यूड दोनों वैल्यूज याद रखिएगा। तो जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में ट्वाइस केपी cos थीटा बाय r क्यूब, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा केपी sin थीटा बाय r क्यूब। जो रिजल्टेंट होने वाला है वो होने वाले केपी बाय r क्यूब रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और जो रेडियल डायरेक्शन से एंगल जो होगा नेट का tan अल्फा हो जाएगा tan थीटा बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, कुछ एडवांस के सवाल करेंगे। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट्स पे, एक्सियल लाइन पे निकाल लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल लिया, जनरल पॉइंट पे निकाल लिया है। अब पोटेंशियल का भी बात कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए पोटेंशियल क्या हुआ जनरल पॉइंट पे, ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि एक डाइपोल है हमारे पास, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बीच का डिस्टेंस ट्वाइस है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। पी नहीं बोलते, इसे ए बोल देता हूं यार, ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, पी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, पक्की बात है, पी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होगा। अगर कोई चार्ज क्यू है उससे आर डिस्टेंस में जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, कितना होता है आर स्क्वायर ही होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होता ही है। अरे गधो, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस में जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, और क्यू को हमेशा विद साइन रखते हैं। क्या कर रहे हो यार, इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी ये हाल है तुम्हारा। तो ध्यान देखो, ध्यान से देखो, सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस डाइपोल की वजह से वहां पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, डाइपोल की वजह से मुझे वहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लिया ग्रीन कलर ना, पिंक, ठीक है, एक ये लाइन ले ली मैंने और एक लाइन मैंने ये बना दी। ठीक है, अब सपोज पॉजिटिव चार्ज से ए पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, मैंने बोला वो हो गया r1 डिस्टेंस पर। नेगेटिव चार्ज से पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, वो मैंने बोला सपोज r2 डिस्टेंस पर है, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो अगर ऐसा बोलता हूं मैं, तो क्यू चार्ज से r1 डिस्टेंस पर पॉइंट ए है, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू बाय r1, माइनस क्यू चार्ज से, भाई ध्यान दे इधर, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है r2 डिस्टेंस पर, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा के माइनस क्यू बाय r2, के क्यू बाय r1 और के क्यू बाय r2 विद नेगेटिव साइन उसका। ठीक है, तो ए पॉइंट में जो पोटेंशियल हो गया VA वो हो जाएगा के क्यू बाय R1 प्लस के माइनस क्यू बाय R2, यानी जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन 1 बोल दिया ऐसे मैंने। R1 और R2 मैंने माना है, R1 R2 मैंने माना है, मुझे क्या गिवन है, मुझे R गिवन है और मुझे थीटा गिवन है। थीटा क्या है, R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल, P वेक्टर किधर होगा माइनस से प्लस की तरफ, तो थीटा क्या होगा R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल। बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, मुझे R1 R2 थीटा में रिलेशन चाहिए। एक और दो तरीके से करवा सकता हूं मैं पर वो वाला तरीका प्रेफर कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी में जो गिवन है उस तरीके से पोटेंशियल निकालते हैं। भाई ध्यान दे, इधर इधर साइड में वेट हटाओ से, और ध्यान दे, साथ साथ लिखना, जो एनसीईआरटी में तरीका है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने बोल दिया ए वेक्टर, क्या बोल दिया मैंने, ये ए वेक्टर बोल सकता हूं, थोड़ा मोटा कर देता हूं इसे, हाँ, ये मैंने बोल दिया ए वेक्टर बोल सकता हूं। ठीक है, ये मैंने बोल दिया आर वेक्टर बोल सकता हूं, ये मैंने बोल दिया R1 वेक्टर, समझ में आ गया, R2 वेक्टर, सॉरी क्या बोला मैंने, इसको बोल दिया ए वेक्टर। ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में इसको बोल दिया मैंने R वेक्टर, इस डायरेक्शन में इसको बोल दिया मैंने R2 वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज व्हाट R2 वेक्टर, हाँ या ना, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज व्हाट R2 वेक्टर।
तो इसको मैं लिख के रख देता हूं इधर, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज व्हाट, R2 वेक्टर, ट्राइंगल लो, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज व्हाट, R2 वेक्टर। तो यानी इसको मैं बोल सकता हूं R2 इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा का पावर 1/2। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कैसे, ठीक है। क्या हो गया, ये वेक्टर सम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये वेक्टर सम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है भाई। हाँ, इसको लिख दिया मैंने, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, तो R2 जो हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा की पावर 1/2, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं बात करता हूं, ध्यान समझिएगा, ये ए वेक्टर है, ये लेंथ भी कितना होगा ए, ऊपर डायरेक्शन मैंने ए वेक्टर का दिया है, तो ये नीचे डायरेक्शन में क्या बोल सकता हूं, माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज व्हाट, शाबाश, हाँ, माइनस ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज व्हाट, R1 वेक्टर बोल सकता हूं क्या, कैसे, देखो ध्यान से समझिए, यहां पे ये नीचे ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, ये आर वेक्टर एज इट इज है, और इस डायरेक्शन में मैंने बोल दिया R1 वेक्टर, ठीक है बेटा। तो माइनस ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज व्हाट, R1 वेक्टर, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज व्हाट, R1 वेक्टर। तो यहां से जो R1 हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2AR cos थीटा की पावर 1/2। समझ में आया, समझ में आया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2AR cos थीटा की पावर 1/2। तो एक रिलेशन मेरे पास ये निकल के भी आ गया, तो दो रिलेशंस मेरे पास यहां पे आ गए, ठीक है। अब R1 और R2 का वैल्यू उठा के यहां डाल दूं क्या, हाँ या ना, या मैं ऐसा बोलता हूं, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3 को डील कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 को डील करता हूं, ध्यान से समझो, मैं क्या कर रहा हूं, 3 को डील करता हूं, ठीक है। अगर मैं 3 को डील कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, बाय इक्वेशन 3, ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज रख देता हूं बाद में, बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 बोलती है R1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2AR cos थीटा की पावर 1/2। लिख सकता हूं क्या, अरे वही तो लिखा है वापस से, ठीक है। चलिए यहां से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो R1, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन आया, तो कितना बचा R, हाँ या ना। यहां बचा ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2A/R cos थीटा का पावर 1/2, हाँ या ना, हाँ या ना। मैंने बोला इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A, जो R है वो A से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जो R है वो A से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो ये वाली टर्म में R जो है वो A से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो स्क्वायर में करेंगे तो ये वाली टर्म बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी, जब ये वाली टर्म बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी तो मैंने इसको कर दिया 0, मैंने इसको कर दिया 0, इसको नहीं कर रहा क्योंकि इसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा छोटी होगी क्योंकि स्क्वायर है। आगे क्या बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, तो यहां से हो गया R1 is what, R into 1 minus 2A/R cos थीटा की पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो जाएगा 1/R1 is what, 1/R 1 minus 2A/R cos थीटा की पावर माइनस ऑफ 1/2, हाँ या ना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि मुझे बेसिकली 1/R में टर्म्स चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। यहां पे मैं बाइनोमियल लगा दूं 1 प्लस एक्स की पावर n, ये वाली टर्म तो बहुत छोटी होगी ना भाई, बहुत छोटा होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, 1 प्लस nx, क्या हो जाएगा 1 प्लस nx। तो यहां पे मैंने बाइनोमियल लगा दिया, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 1/R1 इज व्हाट, 1/R ब्रैकेट x 1 प्लस एक्स की पावर n अंदर आ जाएगा, तो माइनस 1/2 अंदर आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा A/R cos थीटा, 1 प्लस A/R cos थीटा। समझ में आया। तो इस वाली टर्म से R मैंने निकाल लिया, ये वाली टर्म जो है वो भी तो एग्जैक्टली सेम ही है, यहां माइनस था, यहां क्या था माइनस, तो यहां पे सॉल्व किया तो क्या आ गया प्लस, हाँ या ना। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं यहां पे प्लस है, सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस,
तो मैंने क्या बोला, सिमिलरली, सिमिलरली 1/r2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/r, 1/r2 जो हो जाएगा 1/r मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस a/r cos थीटा। हाँ है ना, हाँ है ना। अरे भाई साहब ये माइनस था, सॉल्व करने पे प्लस आया, वहां पे प्लस है, सॉल्व करने पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, 1/r1 और 1/r2 केवल इक्वेशन 1 में डाल दूं क्या करूं, 1/r ये जो वैल्यूज है किस में डाल दूं, इक्वेशन 1 में डाल देता हूं। ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखिए बाय इक्वेशन 1 जो VA हो जाएगा वो हो जाएगा KQ। ठीक है, 1/r1 का वैल्यू ये रहा, तो यहां से भी 1/r है, यहां भी 1/r है, तो 1/r कॉमन आ गया। 1/r1 की जगह लिखा मैंने 1 प्लस a/r cos थीटा माइनस 1/r2, तो इसका माइनस, तो -1 प्लस a/r cos थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो VA हो गया वो हो जाएगा KQ/r, a/r cos थीटा, a/r cos थीटा यानी 2a/r cos थीटा। ठीक है बेटा, Q इंटू 2a कितना होता है P, Q इंटू 2a कितना होता है P, तो यहां से जो VA आ जाएगा वो आ जाएगा KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। क्या आ जाएगा, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी किसी जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। भाई सर ध्यान दे रहे हैं आप सर, कितना हो जाएगा, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? अगर मॉडिफाई कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा इधर, V ये कितना आया था, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर, यही है KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। r से मल्टीप्लाई कर दे, r से डिवाइड कर दे, P वेक्टर r वेक्टर और उनके बीच का एंगल थीटा, P वेक्टर ऐसा r वेक्टर ऐसा, इनके बीच का एंगल थीटा cos थीटा, तो AB cos थीटा कितना होता है, A डॉट B कितना होता है, A डॉट B। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू K P वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये एक पोटेंशियल का फॉर्मूला और हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जनरली यही याद रखना है आपको। अब यहां से अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। यानी इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये था पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, जल्दी लिखिए। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन। अगर देखो एक डाइपोल है, उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया यूनिफॉर्म, ध्यान से समझो, उस डाइपोल को मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, ध्यान से समझना। देखिए डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये ए है और ये भी कितना है, ए। ठीक है भाई साहब, तो क्या होगा, इसको मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। और नेगेटिव चार्ज में कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखा तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, क्यू इंटू ई, के क्यू बाय क्या, क्यू इंटू ई। अगर क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। अरे यार कहां खोते रहते हो तुम। तो भाई साहब देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझ लेना, देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मेरी बात समझ में आ गई क्या? पॉजिटिव चार्ज पर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा। फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, Q इंटू ई, यहां पर भी हो गया और Q इंटू ई यहां पर भी हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों ई का वैल्यू सेम है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0, क्योंकि क्यू राइट वर्ड है तो क्यू लेफ्ट वर्ड है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। जब नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं करेगा, तो यहां पर ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, रोटेशनल मोशन। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ गई क्या बात है? अगर इसकी जगह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो सपोज ऊपर E1 लगता और नीचे E2 लगता,
हाँ या ना? तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता, नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो ट्रांसलेशन भी होता और रोटेशन भी होता। रोटेशन क्यों होगा? क्योंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर मास से पास नहीं हो रहा, अलग अलग है, इसलिए वो एक फोर्स कपल की तरह बिहेव करेंगे। हाँ या ना? ठीक है, अब समझो ध्यान से, ध्यान देना इधर की तरफ, अच्छे से ध्यान दो। ये इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये हो जाएगी इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, और ये हो जाएगी इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है। तो ये हो गई आर्म लेंथ। आर्म लेंथ क्या होती है? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ या ना? तो भाई साहब क्यू लगा यहां पर, लाइन ऑफ एक्शन हो गई ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये ए है तो इधर ए cos थीटा और इधर कितना हो जाएगा ए sin थीटा। हाँ या ना? ये थीटा है तो भाई साहब ये वाला भी कितना होने वाला है थीटा, ये ए तो इधर कंपोनेंट ए cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट कितना होने वाला है ए sin थीटा। यानी आर्म लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी दोनों टॉर्क के लिए, कितनी हो जाएगी ए sin थीटा। ऑब्वियसली बात है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में ये वाला टॉर्क इसको ऐसे रोटेट करेगा और ये वाला टॉर्क इसको ऐसे रोटेट करेगा। हाँ या ना? आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर ऐसे एफ वेक्टर ऐसे अंदर गया, इसका आर वेक्टर ऐसे एफ वेक्टर ऐसे अंदर गया, तो दोनों टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो सेम है। आगे बात समझ में? तो ध्यान से समझिएगा, दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम है तो जो टर्म वन हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू ई फोर्स इंटू आर्म लेंथ साइन थीटा। ऐसे ही जो टॉर्क टू है वो भी कितना हो जाएगा क्यू ई ए साइन थीटा। जो दोनों टॉर्क हैं वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। समझ आ रही है क्या बात? ये तो यहां से जो टाउ नेट हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस क्यू ई ए साइन थीटा, क्यू इंटू टू ए कितना हो जाएगा पी, तो यहां से जो टाउ नेट हो जाएगा वो हो जाएगा पी ई साइन थीटा। यानी यहां से जो टाउ नेट वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, कितना हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी एक डाइपोल है उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, कितना हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ओनली रोटेशनल मोशन होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो रोटेशनल भी होगा प्लस ट्रांसलेशन मोशन भी होगा। ये बात समझ में आती है क्या? यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर वो यूनिफॉर्म है तो ओनली रोटेशनल और नॉन यूनिफॉर्म है तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगा। याद रखना है इस बात को। बात समझ में आ गई क्या? टॉर्क का वैल्यू कितना होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। चलिए अब अगर डाइपोल घूम रहा है तो कौन घुमा रहा है? घूम रहा है तो कौन घुमाने वाली तेरी बात नहीं कर रहा कि कोई घुमाएगी, वैसे यहां पे भी घुमा तो रही है। कौन घुमा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रही है, पर वो घुमा रही है नहीं, वो घुमा रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? विद्युत क्षेत्र पुल्लिंग है, नहीं यार बीच में गंदी बात मत कर, तू गंदा आदमी है, तू बोला मत कर मेरे बीच में, गंदा आदमी है तू। ध्यान दे इधर, देखो भाई समझो ध्यान से फटाफट। तो अभी हम लोग देखते हैं अगर घूम रहा है तो कौन घुमा रहा है और घुमाने में कितना कार्य कर रहा है, वर्कडन कितना हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो घुमा, क्या बोला मैंने? घुमा। अभी सपोज ऐसा कुछ है थीटा, यहां पे कहीं था ऐसा, सपोज ये बना देता हूं ऐसे कहीं था, ये ऐसे कुछ होगा, पहले ऐसे कुछ होगा मान ले, और पहले जो एंगल था वो कितना था थीटा वन। पहले जो एंगल था वो कितना था थीटा वन। घुमाते घुमाते थीटा टू हो गया। अरे टॉर्क लग रहा है ना मेरे भाई, ओ मेरे भाई टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है तो घूम रहा है तो वर्कडन होगा। वर्कडन कौन कर रहा है? फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है ना, तो वर्कडन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। समझ में आया?
तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू घुमाने में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू घुमाने में, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक घुमाने में, ठीक है। अब देखो जो W हो जाएगा dW वो कितना हो जाएगा, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो टॉर्क के थ्रू वर्क डन होता है टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डी थीटा कितना होता है, टाउ डी थीटा, ठीक है। तो यहां से जो dW हो जाएगा वो हो जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा, कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा डी थीटा। अगर मेरे को नेट वर्क डन निकालना है कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए, तो यहां से W नेट फॉर θ1 से θ2 वो हो जाएगा PE, बाहर कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, पिड़ेगा अभी। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ PE कॉस थीटा एंड लिमिट्स आर θ1 से θ2, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 माइनस अंदर चला गया, तो ये हो गया PE कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2, ये हो जाएगा आपका, अरे ध्यान दो इधर, W नेट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका W नेट PE cos θ1 माइनस cos θ2। एक इसका स्पेशल केस देख लो, अगर केस देख लो एक, इफ θ1 was what 90 डिग्री, यानी डाइपोल कैसा था, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर, और θ2 हो जाएगा थीटा, यानी ऐसा, यानी θ1 90 था और θ2 कितना हो जाएगा मेरे लाल, थीटा। तो कितना वर्क डन हुआ, W इज इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos थीटा, हाँ या ना, cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो जो W हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ PE cos थीटा, और इसी को पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं इस कंडीशन में, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये होगा वर्क डन उसे घुमाने में PE cos θ1 माइनस cos θ2, या माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, इसका पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। क्लियर, ये समझ लेते हैं, वर्क डन तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब वर्क डन समझ में आ गया है तो एक बार ये भी समझ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गई है, तो ये भी देख लेते हैं कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो भी सोच लेते हैं। ध्यान दीजिए, देखिएगा सामने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया ना, ठीक है। इस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है, डाइपोल रखा हुआ है उसका लाइन, इधर माइनस है उधर प्लस है, तो P वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, P वेक्टर कैसे होगा, माइनस से प्लस, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा अगर 0 हो गया तो जो U हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ PE cos थीटा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ PE, हाँ या ना, आगे बात समझ में। यहां पे देखो माइनस से प्लस, P वेक्टर होगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी U कितना हो जाएगा, माइनस PE cos 180 कितना हो जाता है, माइनस, तो कितना हो जाएगा, प्लस P। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे अनस्टेबल होता है, ये पढ़ा है हम लोगों ने। यहां पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसा करो, ऐसा हल्का सा डिविएट कर दो, अगर इक्विलिब्रियम को छेड़े और बॉडी वापस से उसी कंडीशन में आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, हाँ या ना। मैंने क्या किया, इसको हल्का सा ऐसे कर दिया, आगे बात समझ में। अगर मैंने इसे हल्का सा इस टाइप से घुमा दिया तो भाई साहब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा QE ऐसे लगेगा, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो QE ऐसे लगेगा, हाँ या ना। तो ये जो टॉर्क जनरेट होगा वापस से उसको इसी कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया और वापस से उसी कंडीशन में आ गया, तो बेसिकली क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे हल्का सा डिस्टर्ब किया तो प्लस की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड के से पॉजिटिव चार्ज पे QE लगा, उधर नेगेटिव चार्ज पे लगा QE इधर, तो ये जो टॉर्क जनरेट होगा वापस से उसको इसी कंडीशन में लाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इस कंडीशन में हल्का सा डिविएट किया तो देखो ध्यान से समझो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा QE इधर, हाँ या ना। ये नेगेटिव चार्ज है,
इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा QE इधर, तो ये जो टॉर्क जनरेट करेगा वो वापस से इसको ऐसे थोड़ी ला पाएगा, ऐसे उल्टा घुमा देगा, हाँ या ना। तो वापस से प्रीवियस कंडीशन में नहीं आया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे मैंने इसे हल्का सा डिविएट किया, वापस से ऐसे हो गया, बट इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, तो क्या होगा, थोड़ा आगे निकल जाएगा, वापस से ये कंडीशन हो जाएगी, और क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में के अराउंड की वजह से कि अबाउट एसएचएम परफॉर्म करेगा। एक स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड में निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई क्या, बात आ गई समझ में अच्छे से, ध्यान दीजिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आया। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर थोड़ा सा भी डेविएट करते हैं तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी सीन क्या, ये सीन है, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, ऐसे डेविएट कर दिया थोड़ा सा थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर डेविएट कर दिया। अब अगर थीटा एंगल पर डेविएट किया है तो क्या करते हैं, एंगुलर एसएचएम होने वाला है क्या बेटा, एंगुलर एसएचएम होने वाला है। तो एंगुलर एसएचएम में हम लोग क्या करते हैं, नेट टॉर्क निकालते हैं टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। याद करो क्या करते हैं, नेट टॉर्क निकालते हैं टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहां से जो टाउ नेट आ जाएगा वो आ जाएगा पीई साइन थीटा विथ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, और ये तो एसएचएम में होता ही है ना। तो यहां से बेटा टक टक चक चक पक पक जो भी कर रहा है बंद कर, ठीक है। थीटा जो है अगर वेरी स्मॉल हुआ, क्या बोला मैंने, थीटा जो है वो वेरी स्मॉल हुआ, तो यहां से जो टॉ है उसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ पीई थीटा। टॉ जो हो जाता है वो कितना होता है, आई अल्फा, टॉ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई इंटू थीटा। तो यहां से जो अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ पीई अपॉन आई इंटू थीटा। एसएचएम के लिए अल्फा जो होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, याद है। ये नेगेटिव थीटा, ये नेगेटिव थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर पीई अपॉन आई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, रूट ओवर पीई अपॉन आई। और एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपका यहाँ पे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रूट ओवर पीई अपॉन आई, ठीक है। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी, क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट ओवर पीई अपॉन आई। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पीई, कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पीई, ठीक है। समझ में आया था। आई क्या है, इंपल्स, आई क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्जी, इनर्शिया, ठीक है। पक्का ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या होता है, इंपल्स ही होता है वैसे तो, हाँ ना, तो बोल दे, इंपल्स होता है आई। अरे जे पढ़ाता था वहां पे इंपल्स को, शर्म कर लो। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ भाई, चलिए कुछ सवालों पे चलते हैं। ओके, अगला सवाल जी एडवांस 2025 में आया हुआ है, सवाल पढ़ लेते हैं फटाफट, पहले क्या बोल रहा है, ठीक है। सवाल कह रहा है लिस्ट वन शोज 4 कॉन्फ़िगरेशन ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो लिस्ट दी हुई है यहाँ पे 2 डाइपोल हैं और डाइपोल मोमेंट जो है वो P है, ठीक है। ओरिएंटेड एज मार्क, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो डायग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, और जो दोनों डाइपोल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है 2r है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। मिड पॉइंट है x, मिड पॉइंट है x, तो आपको x पर लिस्ट दिख रही है, x पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिस्ट 2 में दिया हुआ है, आपको कॉलम मैच करना है। क्या करना है, कॉलम मैच करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, डायग्राम बहुत छोटा सा दिख रहा है, डायग्राम को बड़ा कर देते हैं, डायग्राम बड़ा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं, मैं ये बात करता हूं, सुनना ध्यान से, ध्यान दीजिए। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना होता है बेटा, जल्दी बोल। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ट्वाइस केपी बाय आर क्यू, और उसका डायरेक्शन होता है पी वेक्टर के अलोंग। चेक कर लो यार, पढ़ाया है अभी, जल्दी चेक करो। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है केपी वेक्टर बाय आर क्यू, पी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन होता है, और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस केपी वेक्टर बाय आर क्यू, हाँ या ना, हाँ या ना, माइनस केपी वेक्टर बाय आर क्यू। माइनस का मतलब पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, सबके लिए निकालते जाते हैं। एक्स पॉइंट जो है वो दोनों डाइपोल के बीच का मिड पॉइंट है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 2r है, तो यहां डिस्टेंस और यहां डिस्टेंस r हो गया, हाँ या ना। बेटा देख ले तू ध्यान से इधर,
पी का देखें, ये डाइपोल है, एक्स पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इसकी वजह से इधर की तरफ होगा अपोजिट डायरेक्शन में, किधर होगा, वो होगा के पी बाय आर क्यूब, और इसकी वजह से भी इधर की तरफ होगा तो ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब। जे एक्सिस के अलोंग हो गया अपोजिट, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। ऐसा कोई ऑप्शन है का पी का, माइनस ऑफ 2 के पी बाय आर क्यूब जे कैप। फटाफट देखिए, ओके ये रहा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो यार, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो यहां पर भाई साहब ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब पी जे कैप। तो ये हो गया पी का 2, पी का कितना हो गया 2, इजी था। क्यू का देख लेते हैं, फटाफट क्यू का देख लेते हैं, क्यू का 1 देख लेते हैं एक बार। देखिए एक डाइपोल ये है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिए ये एक्स पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, एक्स पॉइंट इसकी भी इक्वेटोरियल लाइन पे, दोनों इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, इक्वेटोरियल लाइन पे होता है केपी बाय आर क्यूब, और इसकी वजह से होगा इधर की तरफ, वो हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब, कैंसिल कैंसिल, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। तो क्यू का जो आ जाएगा हो जाएगा 0, 0 है क्या कहीं पर 1 पर, तो क्यू का हो गया 1। इजी था, आ रही है क्या बात समझ में, आ रही है क्या बात समझ में। अरे यार एक चीज याद रखनी है, एक्सियल लाइन पर ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन पर माइनस केपी बाय आर क्यूब, यानी पी वेक्टर के अपोजिट। इसका पी वेक्टर ऐसे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका पी वेक्टर ऐसे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर अपोजिट होगा, हाँ या ना। कैंसिल आउट कर देंगे, मिड पॉइंट है, मैग्नीट्यूड सेम का 0 आ जाएगा। इसका देख लेते हैं, एक्स पॉइंट इसकी तो इक्वेटोरियल पे हो गया और इसकी एक्सियल पे हो गया, हाँ या ना। इसकी वजह से हो गया इधर की तरफ, कितना हो गया केपी बाय आर क्यूब, हाँ या ना, कितना हो गया केपी बाय आर क्यूब। इसकी वजह से एक्सियल लाइन पे होगा इसकी तरफ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब, हाँ या ना। तो यहां से x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने बाहर ले लिया, p बाय आर क्यूब मैंने बाहर ले लिया, ठीक है साहब। तो यहां पे हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप, ये वाला 2 तो x एक्सिस इधर, नेगेटिव y एक्सिस, तो 2i कैप माइनस जे कैप। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या बेटा, r का 4 p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 2i कैप माइनस जे कैप, तो यानी r का जो आ गया वो कितना आ गया 4, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। s का देख लेते हैं, अरे यार s का तो बहुत इजी है, इसका भी एक्सियल लाइन हो गया, इसका भी एक्सियल लाइन हो गया, एक्सियल लाइन पे कितना होता है ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब, यानी दोनों की वजह से इधर हो जाएगा ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा p अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये हो जाएगा आई कैप, क्या हो जाएगा बेटा s का p बाय 5वां, तो s का हो जाएगा 5वां। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई। P2 Q1 R4, P2 Q1 R4 S5, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, P2 Q1 R4 S5, P2 Q1 R4 S5। क्या इजी था, अरे बहुत इजी था यार। अब एडवांस में ऐसा सवाल आ जाए तो क्या चाहिए और, तो ये एडवांस 2025 में सवाल था भैया, इतना इजी क्या ही करोगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जी एडवांस 2024 में, देखो 25 में भी डाइपोल पे सवाल आया, 24 में भी डाइपोल पे सवाल आया। डाइपोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया एडवांस वालों के लिए, ध्यान से समझते हैं सवाल को। A small electric dipole P naught vector having a moment of inertia I, ठीक है, about its center, ये एक डाइपोल दिख रहा है, इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है और इसका डाइपोल मोमेंट P naught वेक्टर है, is kept at a distance small r from the center of the spherical shell of radius r। एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है इसका सेंटर, और इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है इसने। द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट अ स्मॉल एंगल थीटा शोन इन फिगर। अगर ये डाइपोल ऐसा होता तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता, से हल्का सा मैंने ऐसा छोड़ दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा, इसे ऐसे हल्का सा छोड़ दिया मैंने, तो वापस से मीन पोजीशन पाने की कोशिश करेगा और ऐसे ऐसे स्मॉल ऑस्सिलेशन, थीटा अगर स्मॉल है तो ऑस्सिलेशन कर सकता है, करेगा, व्हाइल स्टेइंग एट डिस्टेंस r। अच्छे से कंडीशन दे दी कि r चेंज नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है,
ठीक है, ये बहुत छोटा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं इतनी डिस्टेंस के लिए, दैट्स इट। द डाइपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, बहुत अच्छी बात है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। ओके, कोई भी एक फाइनाइट आर के लिए डाइपोल ऑसिलेट करना चाहिए। डाइपोल ऑसिलेट कब करेगा? वो तो कंडीशन दिख रही है मेरे को यहां पे। डाइपोल ऑसिलेट कब करेगा? जब टॉर्क लगेगा। टॉर्क कहां से आया? टॉर्क कहां से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्या शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? हाँ, तू लेके आता होगा तेरे घर से, ले लो सर, मेरे घर पे फालतू पड़ा था। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर टॉर्क नहीं लगेगा, अंदर टॉर्क नहीं लगेगा तो अंदर ऑसिलेशन नहीं होगा। तो हर फाइनाइट वैल्यू के लिए ऑसिलेशन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन देख लें, वो सही है। अगर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी बाहर की तरफ, शेल से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, शेल से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा तो ऑसिलेट करेगा। तो मारो बी ऑप्शन सही है। हाया ना, हाया ना। हर फाइनाइट वैल्यू के लिए नहीं होगा, क्योंकि अंदर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर अगर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नहीं होगा तो टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा तो ऑसिलेट नहीं करेगा। जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो शेल से बाहर आ जाएंगे, इनफाइनाइट तक थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो वहां पे टॉर्क लगेगा, वहां टॉर्क लगेगा तो ऑसिलेट करेगा। तो पहला गलत, दूसरा सही। सही क्या? सही क्या? ठीक है। अगला, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ 2 सिग्मा पी नॉट एप्सिलॉन नॉट आई। अरे यार, गलत है क्या? चेक कर लेते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला ये रहा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर पीई अपॉन आई। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर पीई अपॉन आई, ठीक है। तो ओमेगा का फॉर्मूला हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर पीई अपॉन आई। पी पी नॉट है, आई आई नॉट है, पी पी नॉट है, आई आई है, ठीक है। ई देख लेते हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू नहीं दिया हुआ, सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो यार इसको ऐसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। टोटल चार्ज, स्फीयर का एरिया बोल दो जल्दी से, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है। अभी तक कक्षा 12वीं में आ गए हो, शर्म कर लो थोड़ी सी। सिग्मा इंटू 4 आर स्क्वायर कितना होता है? 4 आर स्क्वायर। यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो कितना है? सिग्मा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 आर स्क्वायर, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्मॉल आर का स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा, एक बार कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यूज यहां रख देता हूं, तो जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर पी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ या ना? समझ में आया क्या? अब इसने दो कंडीशन में पूछा है, जब स्मॉल आर का वैल्यू 2 कैपिटल आर के बराबर हो, स्मॉल आर का वैल्यू 10 आर के बराबर हो। एक बार 2 आर के बराबर रख लो, एक बार 2 आर के बराबर रख लो। अगर 2 आर के बराबर रखा तो ये हो जाएगा पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जगह पी नॉट सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, पी नॉट सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो आई भी तो था, आई भूल गया मैं, सॉरी, यहाँ पे आई भी तो होगा, आई। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा, गलत दिया हुआ है। फोर्थ देख लेते हैं फटाफट, 4 का वैल्यू देख लेते हैं। जब ये हो जाएगा पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई, स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर बोला है उसने? 10 आर के बराबर। तो यानी ये हो जाएगा 100 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा? पी नॉट सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई, पी नॉट सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई। तो यहां पे बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। इजी था। अगले सवाल में चलते हैं, ध्यान दीजिए। अला देखो, जी एडवांस 2023 फिर डाइपोल,
देख रहे हो आप, देख रहे हो, अरे देख रहा है भाई, देखो 25 में सवाल, 26 में सवाल नहीं, 26 तो अब है, आ जाएगा बेटा इस बार भी, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। 25 में, 24 में, 23 में, तो 23 वाला जी एडवांस का सवाल पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट 2 mm, 0,2 mm एंड 0,-2 mm। ओके 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 ओके, पहले डाइपोल रखा हुआ है, उसमें प्लस क्यू चार्ज 0,2 mm पर है और माइनस क्यू चार्ज 0,-2 mm पर है, ठीक है। respectively as shown in the figure, the electric potential at point 100, 100 mm, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इस डाइपोल की वजह से, इस सिस्टम की वजह से वो कितना है, V नॉट। वो कितना है, V नॉट, यानी V1 अभी जो है वो कितना है, V नॉट। हाँ या ना, बात समझ में आया क्या? अब इसने बोला द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू देन मूव टू द पॉइंट -1,2 एंड 1,-2। ठीक है, प्लस क्यू को इधर लिया है -1,2 पर, और माइनस क्यू को लेके गए 1,-2 mm पर लिया है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द न्यू डाइपोल। ओरे बाबा, यानी अब जो जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो V नॉट की टर्म्स में निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताने का है मेरे को। पोटेंशियल क्या होता है, कितना तो होता था बेटा, बताओ जल्दी से। Q बाय Q, ये कौन सा होता है, K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। हाँ या ना, थोड़ी सी शर्म वरम बची है, थोड़ी सी शर्म वरम बची है, बची है, बची है। तो अगर बची है तो यहाँ पे ये रहा फार्मूला, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये तो पता है क्या है, आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का क्यूब। हाँ या ना, पी वेक्टर मुझे पता है और आर वेक्टर मुझे पता है। आर वेक्टर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की तरफ का पोजीशन वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, माइनस से प्लस जाने वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर। हाँ या ना, अरे यार क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। तो पहली कंडीशन में मैं बात करूं, पहली कंडीशन में प्लस क्यू यहां पर है, माइनस क्यू यहां पर है, प्लस क्यू यहां पर है और माइनस क्यू यहां पर है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, P1 वेक्टर जो होगा वो होगा Q इंटू डी वेक्टर। P1 वेक्टर जो होगा कितना होगा, Q इंटू डी वेक्टर, और ये हो जाएगा Q डी वेक्टर माइनस से प्लस वाला वेक्टर, यानी 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0, यानी 0 आई कैप, 2 माइनस ऑफ -2 यानी +4 जे कैप। ये हो जाएगा P1 वेक्टर। हाँ या ना, मैं एमएम में ले रहा हूं। अभी जो R1 वेक्टर होगा सेंटर से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो कितना होगा, वो होगा 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगली बार जो डाइपोल है, सुनना, डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहां पर ये प्लस क्यू हो जाएगा और ये यहां पर माइनस क्यू हो जाएगा। तो जो अगली बार जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ये हो जाएगा P2 वेक्टर। तो भाई साहब P2 वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू डी डैश वेक्टर, वो हो जाएगा Q डी डैश वेक्टर इस डायरेक्शन में -1 यानी माइनस ऑफ 2 आई कैप, 2 माइनस ऑफ -2 यानी +4 जे कैप, और इसके सेंटर से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर अभी भी वही रहने वाला है, यानी 100 आई कैप प्लस 100 जी कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। जो V था वो था K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। दोनों ही कंडीशन में K चेंज नहीं हो रहा है और R का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर अपॉन
P2 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका डॉट कर दें, Q से Q कैंसिल होने वाला है, 0 इंटू 100 कितना हो जाएगा 0, 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां पे हो जाएगा Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -200 प्लस 400, -200 प्लस 400 इज इक्वल टू V1। V1 कितना था? V1 कितना था बेटा? V0। ये कितना था? V0, और ये हो जाएगा V2। ठीक है बेटा, 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा 400, 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा 200, गया गया 2 टाइम्स। समझ में आ गया क्या? तो यहां से जो V2 आ जाएगा वो कितना हो जाएगा V0 बाय 2। तो आंसर ऐसा कोई है बी ऑप्शन, जो V2 आ गया वो V0 बाय 2 आ गया। कितना ही इजी था? नहीं था इजी? इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है? अगले सवाल पे चलते हैं। जी एडवांस 2019 का सवाल है, ध्यान से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P नॉट बाय √2 I कैप प्लस J कैप। I कैप प्लस J कैप बाय √2 तो यूनिट वेक्टर हो गया ना यार, यानी मैग्नीट्यूड हो गया P नॉट। ठीक है, इज हेल्ड फिक्स एट द ऑरिजिन इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E नॉट। ठीक है, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट विद वेक्टर फॉर्मेट ये दिया हुआ है, ये एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो E नॉट है। ओके, डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये आपका डाइपोल है, यहाँ पे डाइपोल है, शायद विजिबल नहीं होगा, अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका डाइपोल है, ये रहा, ये आपका डाइपोल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है ये, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 45 दिख रहा है, नीचे का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r centered at the origin as shown in the figure, then the correct statement is or r। ठीक है, यानी ये जो सर्कल दिख रहा है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है और जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, ये जो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सर्कल क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मुझे ये याद आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये याद आता है क्या? अरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब यार इस रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो डाइपोल का एग्जिस्ट कर रहा है और एक एक्सटर्नल एग्जिस्ट कर रहा है जिसका वैल्यू कितना है ई नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? एक तो डाइपोल का एग्जिस्ट कर रहा है और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका वैल्यू कितना है ई नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर बात समझ में आ रही है तो स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम। नहीं होना चाहिए, देख लेंगे अभी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज 0, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, देख लेंगे ये भी। जो रेडियस है सर्कल का वो ये दिया हुआ और ये पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो ए पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। जो ए पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पर है, ये डाइपोल है। ए पॉइंट किस पर है? एक्सियल लाइन पर। और जो बी पॉइंट है वो किस पर है? इक्वेटोरियल लाइन पर। हाँ या ना? एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जनरल पॉइंट पे भी पता है, बट इन पे तो बहुत अच्छे से पता है। हाँ या ना बोले यार? इन पे तो बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, एक चीज और क्या बोलता हूं मैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अरे होता है क्या भाई? ठीक है, मैं पहले ए पे कंसीडर करता हूं। ए पर अगर मैं बात करूं तो इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए पर अगर मैं बात करूं तो इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो होगा किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से वो होगा ट्वाइस kp अपॉन r क्यूब। होगा नहीं होगा? एक्सियल लाइन पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ट्वाइस kp बाय r क्यूब। ठीक है, अब समझना यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इस पॉइंट पर जो ई नेट है वो रेडियल डायरेक्शन में है। अरे रेडियल डायरेक्शन होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी ना। यानी अगर यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, सुनना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड समझो ई नॉट, सपोज इस डायरेक्शन में आ गया, हाँ या ना? तो उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। कि ये वाला कंपोनेंट पॉसिबल है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी कंपोनेंट पैरेलल नहीं हो सकता।
यानी जो ई नॉट है वो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ई नॉट ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई भी कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल ना आए। तो ई नॉट को भी किधर होना पड़ेगा भैया, इधर ही होना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? जब ई नॉट को भी इधर ही होना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट का डायरेक्शन, वो भी हो जाएगा इधर की तरफ, और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई नॉट। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ई नॉट कांस्टेंट यानी हर जगह यही डायरेक्शन होगा, हर जगह यही डायरेक्शन होगा, हर जगह यही डायरेक्शन होगा। तो बी पॉइंट पर भी यही डायरेक्शन होगा, यानी वो इसके परपेंडिकुलर ई नॉट का वैल्यू जो होगा वो इधर की तरफ होगा और वो होगा ई नॉट। हाँ या ना? अरे ई नॉट कांस्टेंट है तो हर जगह यही डायरेक्शन होने वाला है। ये एक्सियल लाइन हो गई, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ये एक्सियल लाइन के अलोंग है, तो इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऐसे होगा। हाँ या ना? डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है? डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। जब वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो इक्वेटोरियल लाइन पर ऐसे हो जाएगा, और उसका जो वैल्यू हो जाएगा ईडी, ईडी वो कितना हो जाएगा? के पी बाय आर क्यू। मेरी बात समझ में आ गया क्या? पैरेलल कंपोनेंट कितना होना चाहिए बी पॉइंट पर? जीरो। पैरेलल कंपोनेंट कितना होना चाहिए बी पॉइंट पर? जीरो। तो यानी ई नॉट किसके बराबर होना चाहिए? के पी बाय आर क्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, तो ध्यान से समझ लो। मैं बात कर रहा हूं पहले एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे पैरेलल कंपोनेंट हो ही नहीं सकता, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस के पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, यानी ई नॉट किसके बराबर होगा? केपी बाय आर क्यूब के। तो यहां से जो ई नॉट आ गया वो किसके बराबर आ गया? केपी बाय आर क्यूब के। तो यहां से ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। हाँ या ना? तो यहां से जो R हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? R का वैल्यू हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का पावर 1/3। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? P का वैल्यू यहाँ पे P नॉट है, मैग्नीट्यूड जो है वो P नॉट है, ठीक है बेटा। तो R का वैल्यू कितना है? P नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की पावर 1/3। तो मेरा C ऑप्शन तो सही है। आगे बात समझ में? C ऑप्शन तो सही है। ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया? KP नॉट बाय आर क्यूब। ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया? KP नॉट बाय आर क्यूब। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिए एट पॉइंट ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट प्लस ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब। हाँ या ना? तो वहां पर जो ई ए आ गया वो आ जाएगा ई नॉट प्लस ट्वाइस केपी नॉट बाय आर क्यूब। केपी नॉट बाय आर क्यूब क्या है? ई नॉट के बराबर, यानी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 ई नॉट के बराबर। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, यानी ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 3 ई नॉट। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3 ई नॉट आ रहा है क्या? आई के प्लस जे के का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? √2। तो 2 ई नॉट आ रहा है, यानी डी ऑप्शन गलत है। तो ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सेम थोड़ी है। बी पॉइंट पर तो 0 आ रहा है, ए पॉइंट पर 3 ई नॉट आ रहा है, तो ए पॉइंट भी गलत हो गया। क्या बी पॉइंट सही है? ऑब्वियसली बात है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होना चाहिए, वो तो यहीं से निकाल लिया हम लोगों ने। तो बी पॉइंट भी मेरा सही है। तो बी सही है और सी सही है। क्या मेरी बात समझ में आई? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। जी एडवांस 2020 का सवाल है। स्प्रिंग दिख रही है यार, स्प्रिंग दिख रही है, मतलब कुछ ना कुछ एसएचएम वगैरह पूछा होगा, देखते हैं। देखो, वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ अ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, यानी मतलब नेग्लिजिबल लेंथ है अभी तो उसकी, अनस्ट्रेच्ड अगर है तो मतलब बहुत, ये वाली जो स्प्रिंग है ना इसका लेंथ इतना सा दिया हुआ, मतलब ये इतनी सी होगी, पक्की बात है। जो इतना सा लेंथ है ना ये नहीं होगा, इतनी सी होगी, बस इतनी सी, एकदम इतनी सी होगी, ठीक है। सवाल में बोला है ना अनस्ट्रेच्ड लेंथ, फिक्स्ड एट द ऑरिजिन 0,0, यानी ये ऑरिजिन पे यहां पर ऐसे रखी हुई है, दिख रहा है क्या? मेरे हाथ देखो ना, यहाँ पे ये ऑरिजिन पे ऐसे रखी हुई 0,0 पे, बहुत ही छोटी सी, ठीक है। A point particle of a mass m carrying a positive charge q is attached at its other end. अदर एंड पे इधर की तरफ एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है और चार्ज q है।
द एंटायर सिस्टम केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है सरफेस पे है। व्हेन अ पॉइंट डाइपोल p वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द q इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, q पर, इस जगह पर, ओरिजिन पर एक p डाइपोल रख दिया, फिक्स कर दिया भाई साहब, फिक्स कर दिया तो क्या हुआ होगा, द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच टू अ लेंथ l अटेन्स अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी स्प्रिंग ऐसी चौड़ी हो गई है, मतलब इसका लेंथ जो हो गया, टोटल लेंथ हो गया, स्ट्रेच लेंथ भी l है और ये भी टोटल लेंथ जो है वो l हो गया है, ठीक है, क्योंकि अनस्ट्रेच्ड जो लेंथ थी वो नेग्लिजिबल थी, तो जो x हो गया एक तरह से x नॉट, या मैं बोलूंगा इनिशियल एक्सपेंशन x नॉट का वैल्यू कितना हो गया, l हो गया, हाँ या ना। जब एसएचएम पढ़ाया था मैंने तो इनिशियल एक्सपेंशन को x नॉट बोला था और वहां पे x नॉट बोल के मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन की थी, याद है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है, इसके बाद में इसे डेल्टा एल और खींचा और छोड़ दिया तो ये एसएचएम करेगा, तो क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी 1/डेल्टा√/k/m, तो डेल्टा का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, डेल्टा का वैल्यू पूछा है। मेरी बात समझ में आई क्या, मेरी बात समझ में आई क्या। अगर स्प्रिंग है और एक्सटर्नल फोर्स है तो क्या नेचुरल लेंथ पे रहती है क्या, नहीं, वो एक एक्सटेंडेड पोजीशन पे रहती है और मैं वहां पे मीन पोजीशन डिफाइन करता हूं फोर्सेस को बैलेंस करके, याद है क्या, झूठे याद है साले तुम्हें, ठीक है। अभी डाइपोल मैंने रख दिया यहां पर, अभी डाइपोल मैंने रख दिया यहां पर, समझ रहे हो, तो इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लगा लगा, यहां पर आके बैलेंस हो गया, यहां पर आके बैलेंस हो गया। तो जब ये बैलेंस हुआ है तो ध्यान से समझिएगा, इस साइड लग रहा होगा Q इंटू ई, यस और नो, और इस साइड लग रहा होगा K इंटू एक्स, के एक्स, एक्स कितना है, एक्स नॉट बोल रहा हूं, वो कितना है L, कितना है L, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये जो हो जाएगी, ये इसकी, यहां पे दोनों फोर्सेस बैलेंस है तो ये हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन, क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन। तो इस कंडीशन में मैं लिख के रख लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, इस कंडीशन में मैं लिख के रख लेता हूं कि L इज इक्वल टू के एल, ये वाला के, ये वाला के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वाला के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वाला के जो है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, बात समझ में आती है, आती है ना। तो ये वाला जो के है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे पंगा हो गया, ठीक है, यहाँ पे पंगा हो गया है कुछ ना कुछ, मिटा देता हूँ, वापस लिखा दूंगा, वापस लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया क्यू ई, इधर की तरफ हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स नॉट एल हो गया, और ये होगी इसकी मीन पोजीशन, हाँ या ना, ये होगी इसकी मीन पोजीशन, ठीक है। अब यहां पे ये हो गया k इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, के इंटू एल इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इंटू ई, हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो गया के एल, ये हो जाएगा क्यू, ई हो जाएगा ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब, और आर का वैल्यू कितना है एल, सब आप ध्यान दे रहे हैं, आर का वैल्यू कितना है एल, आ गया क्या, पंगा हो रहा है, देखते हैं अभी, ठीक है। ट्वाइस के हो जाएगा, यार इस वाले के को मैं अल्फा बोल दूं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला नहीं, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को मैंने अल्फा बोल दिया, कोई दिक्कत है क्या, तो जाएगा ट्वाइस के पी बाय एल क्यू, क्या मेरी बात समझ में आ गई, लिख के छोड़ देता हूं इसे, लिख के छोड़ देता हूं, लिख के छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको हल्का सा डेल्टा एल और खिसका दिया, क्या बोला मैंने, इसको हल्का सा डेल्टा एल और खिसका दिया, क्या हुआ था, यहां पे ये मीन पोजीशन थी, ये मीन पोजीशन थी, यहां पे मैंने इसको डेल्टा एल और खिसका दिया, तो इधर की तरफ कितना हो गया, के एल प्लस डेल्टा एल, हाँ या ना, और बाहर की तरफ हो गया Q इंटू ई डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ होगा ना, डेल्टा एल आगे बढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, कोई दिक्कत। अब मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ जो एफ नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, के एल प्लस डेल्टा एल माइनस क्यू ई डैश, हाँ या ना, मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स जो आ जाएगा, क्या बोला मैंने, नेट फोर्स टुवर्ड्स
मीन पोजीशन, तो वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के एल प्लस डेल्टा एल माइनस क्यू ई डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के एल प्लस डेल्टा एल माइनस क्यू ट्वाइस केपी बाय एल क्यूब। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार, एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि अब यहां पे किसका दिया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है, एल प्लस डेल्टा एल, तो वो हो जाएगा ट्वाइस एल्फा पी ट्वाइस के पी अपॉन एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां से भाई साहब ध्यान दीजिएगा, जो एफ हो जाएगा वो जाएगा के एल प्लस डेल्टा एल माइनस ट्वाइस एल्फा क्यू पी। लिख सकता हूं क्या बेटा, लिख सकता हूं क्या, क्या लिखा मैंने, ट्वाइस एल्फा क्यू पी। इसको ऊपर ले जाऊं, इसको ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर ले जाऊंगा तो पावर कितना हो जाएगा, -3। पावर कितना हो जाएगा, -3। -3 लेने के बाद में एल को बाहर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा एल क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की पावर -3। क्या मेरी बात समझ में आ गया क्या? इस वाली टर्म को ऊपर ले गया तो पावर -3, पावर -3, एल बाहर ले लिया तो एल की पावर -3 बाहर आ जाएगा, एल की पावर -3 बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की पावर -3। क्या डेल्टा एल बहुत छोटा है तो ये वाली टर्म बहुत छोटी हो जाएगी, बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं, क्या लगाऊं, बाइनोमियल थ्योरम। तो जब अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा देता हूं यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, ये एफ जो हो जाएगा, थोड़ा सा बाउंड्रीज बना लेता हूं, ठीक है, तो जो एफ हो जाएगा वो जाएगा के एल प्लस के डेल्टा एल, के एल प्लस के डेल्टा एल, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस अल्फा क्यू पी एल, अल्फा क्यू पी, अल्फा क्यू पी अपॉन एल क्यूब 1 माइनस 3 डेल्टा एल अपॉन एल। बाइनोमियल थ्योरम लगा दी मैंने, हाँ या ना, क्या किया मैंने, बाइनोमियल थ्योरम मैंने वहां पे अप्लाई कर दी। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है? ठीक है साहब, थोड़ा सा चीजें वेरी चेंज करूं मैं, तो देखो ट्वाइस अल्फा क्यूपी, ट्वाइस अल्फा क्यूपी अपॉन एल क्यूब, देखो ये तो दिख रहा है क्या, ट्वाइस अल्फा क्यूपी अपॉन एल क्यूब, ट्वाइस अल्फा क्यूपी अपॉन एल क्यूब की जगह क्या लिख दूं मैं, के इंटू एल, क्या लिख दूं, के इंटू एल। तो यहां से जो एफ हो जाएगा वो जाएगा के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस ट्वाइस अल्फा क्यूपी अपॉन एल क्यूब, ट्वाइस अल्फा क्यूपी अपॉन एल क्यूब की जगह लिख दिया मैंने के इंटू एल 1 माइनस 3 डेल्टा एल अपॉन एल। हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं इसे, तो यहां से जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा के एल प्लस के डेल्टा एल, के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस के एल प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एल से एल कट गया, तो ये हो जाएगा 3 के डेल्टा एल, ये कट गया, ये कट गया, जो एफ नेट आ जाएगा मेरे लाल 3 के प्लस के यानी 4 के डेल्टा एल, यानी मीन पोजीशन की तरफ एफ इज इक्वल टू के एक्स की टर्म्स में आ गया। तो भाई साहब के इक्विवेलेंट कितना हो गया, के इक्विवेलेंट हो गया 4k, के इक्विवेलेंट कितना हो गया 4k। याद है क्या करते थे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाय के इक्विवेलेंट, क्या करते थे यार, पूरा कर लो, पूरा नहीं करना ऐसे कर लो। तो यहां से जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाय के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा 4k। तो यहां से जो t आ गया वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 m बाय के, कट गया कट गया, हाँ या ना, कट गया कट गया। क्या पूछा है इसने, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1/t, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1/t, तो यानी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी 1/t, यानी 1 अपॉन पाई, कितनी आ जाएगी 1 अपॉन पाई रूट ओवर के बाय एम, कितनी आ जाएगी 1 अपॉन पाई रूट ओवर के बाय एम। फ्रीक्वेंसी को वैल्यू दिया है 1 बाय डेल्टा रूट ओवर के बाय एम,
डेल्टा की जगह कितना आ गया, पाई, तो जो वैल्यू है वो कितनी है, पाई, पाई बोले तो 3.14, दिस इज द आंसर। क्या ये इजी क्वेश्चन था, कुछ भी करने लायक था? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल जेईई एडवांस्ड 2020 का सवाल है। अगला सवाल क्या है, जेईई एडवांस्ड 2020 का सवाल है। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल को, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, और इस सवाल में इन्होंने हिंट भी दे दिया है। सवाल पढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q, सुनिएगा ध्यान से, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अ पॉइंट चार्ज Q of mass m is suspended vertically by a string of length L. ठीक है, a point dipole of a dipole moment p vector is now brought towards Q from infinity so that the charge moves away. The final equilibrium position of the system, including the direction of the dipole, the angles, and the distance, is shown in the figure below. If the work done in bringing the dipole to this position is equal to n times of mgh, then find n. जी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, h हाइट आपको गिवन है। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, समझा देते हैं। एक इन्होंने नोट भी दे दिया है। नोट बोला है इन्होंने that for three coplanar forces keeping a point mass in equilibrium, f upon sin theta is the same for all the forces where f is any one of the forces and theta is the angle between the other two forces. ठीक है, यहां ये पढ़ लिया मैंने, ये डायग्राम है, ये L है, ये L है, ये अल्फा है, ये लेंथ 12 sin अल्फा बाई 2 है। ठीक है, यहां पे आते हैं 12 sin अल्फा बाई 2। पहले आपको मैं सवाल समझाता हूं, पहले मैं आपको सवाल समझाता हूं कि सवाल एक्चुअली कह क्या रहा है। तो सवाल एक्चुअली क्या कह रहा है, एक L लेंथ की स्ट्रिंग से, क्या, एक L लेंथ की स्ट्रिंग से एक बॉब लटका हुआ है जिसका मास m है और चार्ज q है। एक डाइपोल है जो इनफाइनाइट से इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। अभी इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये सिनेरियो है, हाँ या ना? ठीक है, थोड़ी देर बाद P ऐसा है और जो बॉब है वो यहां से अल्फा एंगल बनाता हुआ यहां पर इक्विलिब्रियम में है। आगे बात समझ में? तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई और ये वाली फाइनल कंडीशन हो गई। बात समझ में आ रही है? इस कंडीशन में ये लेंथ 12 sin अल्फा बाई 2 गिवन है, ये L है, ये L है, ये अल्फा है, बॉब H ग्राउंड जीरो से H हाइट ऊपर रेस्ट में है, ये बॉब यहां पर इक्विलिब्रियम में है। तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा है, क्या बोला है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हाँ या ना? इतना समझ में आता है? इन्होंने एक हिंट दे दिया है जो वैसे नॉर्मल सी चीज है जिसको हम लोग लामीज थ्योरम या साइन रूल बोलते हैं। वो क्या कहता है, हिंट दिया है ये जेई ने, एक पॉइंट है ए, उसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 और F3। ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2 और ये वाला एंगल θ3 है। तो साइन रूल कहता है कि अगर ये ए पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट में है, तो F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3, ये होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो इन्होंने यहाँ पे हिंट दे दिया है कि उधर वाला फोर्स इधर वाला एंगल इज इक्वल टू उधर वाला फोर्स इधर वाला एंगल इज इक्वल टू इधर वाला फोर्स उधर वाला एंगल। यानी जो फोर्स होगा उसके नीचे साइन के साथ एंगल कौन सा होगा, बचे हुए दोनों फोर्सेस के बीच का। ये आपको हिंट दिया है सवाल ने। ठीक है, अब इस सवाल पे आ जाते हैं, इस सवाल पे आते हैं। यार इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अगर वर्क डन चाहिए तो मैं पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या बोलता था, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा के थक गए बातों में। यानी अगर मैं बात करूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये रिलेशन मुझे पता होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? इतना समझ में आता है, मेरे को आता है। स्टार्टिंग में डायपोल और ये चार्ज जो दोनों है वो इनफाइनाइट पर है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मेरे को बस। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर इस डाइपोल की वजह से इस पे चार्ज कितना है मेरे लाल, क्यू, कितना चार्ज है, क्यू, तो भाई साहब इस डाइपोल की वजह से अगर यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वी, कितना पोटेंशियल है, वी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी U
फाइनल चार्ज हो गया Q और पोटेंशियल हो जाएगा डाइपोल की वजह से V। एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होता है Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। कितना होता है? Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। यानी यहां पे U फाइनल जो हो जाएगा Q वो हो जाएगा Kp cos थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर है तो एक्सियल लाइन पर कितना हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री। तो Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, और सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 2l साइन ऑफ अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। मुझे कुल मिला के ये टर्म चाहिए, जो ये U फाइनल होगा यही मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा K Q P अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये हो जाएगा मेरा वर्क डन। कुल मिला के मुझे के क्यू पी अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू mgh की टर्म्स में चाहिए। अगर ये वैल्यू मेरे पास mgh की टर्म्स में आ गई और साथ में पोटेंशियल एनर्जी और भी होगी, तो भाई साहब ये U फाइनल जो है ये तो सिर्फ किसकी वजह से है? किसकी वजह से? सिर्फ डाइपोल की वजह से। अगर मैंने इसे ग्राउंड जीरो माना, अगर मैंने इसको ग्राउंड जीरो माना, तो भाई साहब जो मास है वो mgh सॉरी h हाइट ऊपर चला गया है। मास कितना ऊपर चला गया है? h हाइट ऊपर चला गया है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, तो उसको मैं लिख दूंगा साथ में mgh। समझ में आया? तो ये तो हो गया डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये हो जाएगा मेरा mgh। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली मेरे को mgh तो ऑलरेडी एक है, इस वाले को mgh के टर्म्स में डालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस वाली टर्म को मुझे क्या करना है मेरे लालों? mgh की टर्म्स में डालना है। अगर मैं इसको mgh की टर्म्स में डाल दिया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, मारो आंसर आ जावेगो, मारो आंसर आ जावेगो। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूं। अरे हाँ साहब, कौन सा जीरो नीचे रह गया? कोई बात नहीं, ये लो। ठीक है, ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ये होगी मेरी इक्वेशन 1। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब खेलना शुरू करें। एक बार बताओ, ये एंगल अल्फा है, एंगल्स की बात बाद में करते हैं, पहले फोर्सेस देख लेते हैं, पहले फोर्सेस देख लेते हैं। देखो भाई साहब, यहां पे mg लगेगा नीचे, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक QE लगेगा ऐसे, और यहां पे एक टेंशन लगेगा ऐसे, बट टेंशन से मेरे को लेना देना नहीं है। तीन फोर्सेस हैं। अगर मैं ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकाल लूंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, भाई देख ले, घर पे करेगा ना तो सुबह से लेकर शाम तक बैठेगा तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा तेरे से। वो अलग बात है कि मस्ती मजाक के लिए बैठा है तो अलग बात है, अगर सही में पढ़ना है ना तो ध्यान दे ले इधर। सुबह से शाम तक बैठेगा तो सवाल नहीं होगा ये वाला, इसलिए ध्यान दे यार। समझ में आ रही है? पता नहीं यार क्या सोचते हो तुम लोग, समझ नहीं आता मेरे को। ये L है, ये L है। अगर मैंने सामने वाले एंगल ये थीटा बोला तो ये भी थीटा होगा, आया ना? ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? क्यों? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना बेटा, ये लेंथ L है, ये L है, तो सामने वाली एजेस के सामने वाले जो एंगल होंगे, इक्वल एजेस के सामने वाले एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 थीटा प्लस अल्फा, कितना हो जाएगा बेटा? 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, हाँ या ना? तो यहां से जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा बाई 2, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा बाई 2। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर ऐसा समझ में आ गया है तो ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। आगे क्या बात समझ में? तो QE के सामने वाला एंगल तो कितना हो गया? 2 थीटा। QE के सामने वाला एंगल तो कितना हो गया? 2 थीटा, हाँ है ना? बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को mg के सामने वाला एंगल निकालूं, mg के सामने वाला एंगल निकालूं,
mg के सामने वाला एंगल अगर मैं निकालूं तो एक बात बताओ, क्या ये एक्सटर्नल एंगल हो गया? एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सामने वाले इंटरनल एंगल्स के बराबर होता है। तो भाई साहब ये वाला जो एंगल हो जाएगा, सामने वाला इंटरनल एंगल थीटा और ये, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। बात समझ में आ गया? टेंशन से मुझे लेना देना नहीं है। अब मैं लामीज थ्योरम को यूज में लूं। mg के सामने वाला एंगल कितना है? थीटा प्लस अल्फा। QE के सामने वाला एंगल कितना है? 2 थीटा। थीटा नहीं 2 थीटा बेटा। टेंशन और mg के बीच का टोटल एंगल तो कितना है? 2 थीटा। तो लामीज थ्योरम यूज करूं मैं तो भाई साहब ये हो गया QE अपॉन साइन 2 थीटा। सही है क्या बेटा? QE अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है। तो यहां से QE अपॉन साइन, एक सेकेंड, साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू mg अपॉन साइन, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा। समझ में आ गया क्या? तो यहां से ये वैल्यूज थोड़ी क्या बनेंगी? QE अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है बेटा? साइन अल्फा इज इक्वल टू mg 90 प्लस अल्फा बाई 2, 90 प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको डबल एंगल को हाफ एंगल में चेंज करूं तो QE ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 है बेटा। कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से कितना हो गया? QE अपॉन 2 mg, QE अपॉन 2 mg इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा बाय 2। ये मेरे पास साइन अल्फा बाय 2 का वैल्यू आ गया। ये मेरे पास साइन अल्फा बाय 2 का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब यार क्या करें? यहां पे वैल्यूज पुट करें क्या? अच्छा, QE, E का वैल्यू भी तो नहीं डाला मैंने। ओके, QE का वैल्यू भी डाल देता हूं। ठीक है, E कितना होगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस कितना है? 2L साइन अल्फा बाय 2। ये डिस्टेंस कितना है? 2L साइन अल्फा बाय 2, हाँ या ना? 2L साइन अल्फा बाय 2। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा और इधर देख लें, ध्यान से समझिएगा। ये कितना है? 2L साइन अल्फा बाय 2। इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। इधर वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, बोले तो कॉस थीटा। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो H होगा ये है 2L साइन ऑफ अल्फा बाई 2, हाँ या ना? 2L साइन अल्फा बाई 2, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा कॉस ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। समझ में आया? और थीटा कितना था? थीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? साइन अल्फा बाई 2, यानी जो H का वैल्यू है वो हो जाएगा 2L साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्या समझ में आ गया क्या? ये कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, H का वैल्यू निकाल के रख लिया मैंने। अब E का वैल्यू भी यहां पे डाल देता हूं एक बार। तो यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, Q E ट्वाइस के पी, एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब। तो यहां पर ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब कितना हो जाएगा? 2L साइन अल्फा बाय 2 का क्यूब, हाँ या ना? अपॉन mg
इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से वैल्यूज थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। यहां पे हो जाएगा ट्वाइस के क्यू पी, ये हो जाएगा ट्वाइस के क्यू पी। क्या हो जाएगा? ट्वाइस के क्यू पी अपॉन क्या है बेटा? 8 अपॉन 8 एल क्यूब एम जी इज इक्वल टू साइन की पावर 4 अल्फा बाय 2। लिख दिया मैंने, लिख दिया मैंने, हाँ या ना? लिख दिया मैंने, खत्म। साइन की पावर 4 अल्फा बाय 2 मेरे पास आ गया है, साइन की पावर 4 अल्फा बाय 2 मेरे पास आ गया है। वैल्यूज रख दूं क्या वहां पर? किसकी वैल्यूज रखूं? किसकी भी रख देता हूं, के क्यूपी की वैल्यू रख दूं क्या? ये कितनी बार कट जाएगा? 4 टाइम्स। कितनी बार कट जाएगा? 4 टाइम्स। के क्यूपी बाय एल स्क्वायर की वैल्यू रख दूं वहां पे, रख दूं? देख लो कोई कहीं लोचा तो नहीं किया है, देख लो एक बार। साइन क्यूब आएगा साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, ठीक है साहब, चल लेते हैं आप, ध्यान दीजिए। तो यहां से के क्यू पी बाय एल स्क्वायर का वैल्यू तो डालूंगा, ठीक है, 4 एल स्क्वायर का डाल देता हूं, है ना? के क्यू पी बाय 4 एल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? साइन की पावर 4 अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, इधर कितना बचा है? एल एम जी, है ना? एल इंटू एम जी। के क्यू पी अपॉन 4 एल स्क्वायर उधर हो जाएगा, ठीक है। ये के क्यू पी अपॉन 4 एल स्क्वायर का वैल्यू उठा के यहां डाल देता हूं, हाँ है ना? अगर ये वैल्यू उठा के मैंने यहां डाल दी है तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, के क्यू पी अपॉन 4 एल स्क्वायर का वैल्यू मैंने उठा के डाल दिया, तो वो हो जाएगा साइन पावर 4 अल्फा बाय 2 एल एम जी। वहां क्या बचा था बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यही बचा था, प्लस एम जी एच। ठीक है, इतना हो गया। यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 से ये साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कट गया, तो यहां बचा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एल एम जी। साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एल, है ना? साइन स्क्वायर बाय 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू एल, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? h बाई 2। क्या लिख सकता हूं? h बाई 2। कहीं दो का लोचा हुआ है यार? एक बार दो का लोचा देखो, तो यहां से w एक्सटर्नल, एक मिनट, दो का लोचा हुआ है कहीं पे देखो तो बेटा, 2 mg था इधर, यहां पे ये रहा QE अपॉन 2 साइन अल्फा बाई 2, ये 2 mg था ना, यहाँ पे 2 mg था, तो यहाँ पे QE का वैल्यू तो कहां से डाला था अपन ने? Q ये रहा, ठीक है, mg ये रहा, एक ये वाला 2 रह गया है यहाँ पे, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? है ना, ये वाला 2 रह गया है यहाँ पे, ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, ये एक 2 यहां रह गया है, तो यहां पर एक 2 आएगा, है ना? यहां पर एक 2 आएगा, तो यहां पर भी एक 2 आएगा, तो इधर 2 हो जाएगा, इधर एक 2 हो जाएगा, तो यहां पर ऊपर की तरफ एक 2 आ जाएगा, हाँ है ना? यहां पर 2 आ गया, तो यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एल, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एल, अच्छा 2 आई गया तो कितना हो गया? h, देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एल, ये कितना हो जाएगा? h, तो कितना हो गया ये? mgh प्लस mgh, तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 2 mgh। तो n का वैल्यू जो एग्जैक्टली आ गया वो कितना आ गया? 2। आया समझ में? बहुत ही जबरदस्त सवाल था भाई।